मारा गया गद्दार। जिन लोगों ने ये रिपोर्ट नहीं देखनी है वो नुकसान में रहेंगे, लिख लो। एक खुशखबरी है फिलिस्तीन के समर्थकों के लिए। हजरात, फिलिस्तीन का पहला गद्दार ग्रुप शबाब ग्रुप अल शबाब, जिसका लीडर यासिर अबू शबाब, आपकी स्क्रीन पर उसका फोटो। हजरात, यही वो आतंकी था, गद्दार था, जिसने फिलिस्तीन का था, पीछे से गद्दार नहीं था, लेकिन 2 साल की भूख प्यास, 2 साल की गरीबी ये झेल ना सका और ईमान का सौदा करके इसने इजराइल से हाथ मिलाया और इजराइल की तरफ से हमास को मार रहा था, फिलिस्तीनी औरतों को गिरफ्तार कर रहा था, बच्चों को गोलियां मार रहा था, और तो और फिलिस्तीनी लड़ाकों को कत्ल कर रहा था, गिरफ्तार कर रहा था। और इससे इंस्पायर होकर और भी दूसरे गद्दार ग्रुप बन चुके थे जो इजराइल के लिए काम कर रहे थे फिलिस्तीन में रहकर। इजराइल इस अबू शबाब को हथियार दे रहा था, पैसा दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। हुआ क्या फिर? हुआ ये, कहानी ये है मेरी जान, कि इसके ही ग्रुप के एक इंसान ने, जो इसकी टीम में था, उस इंसान ने कहा कि आपने मेरे खानदान के जिस इंसान को गिरफ्तार किया है आप उसे आजाद कर दो। यही कहानी है। जिस इंसान को अबू शबाब ने गिरफ्तार किया था उसी का रिश्तेदार इसके ही ग्रुप में था। तो उसने सोचा कि यार, जब मैं अपने ही ग्रुप में हूं और मेरा लीडर मेरे घर के किसी फर्द को गिरफ्तार कर लाया, तो मेरी इतनी तो सोर्स होगी कि मैं बोलूंगा और अबू शबाब रिहा कर देंगे। लेकिन अबू शबाब ने रिहा करने से मना कर दिया और सामने वाले का कहना यह था कि वो बेगुनाह है। जाहिर सी बात है, तुम गद्दार ग्रुप हो, तुमने अपनी कौम से गद्दारी की है, तुमने दीन से गद्दारी की है, गलत तो तुम ही हो, और जिसे तुम गिरफ्तार करोगे इजराइल की खुशी के लिए गिरफ्तार करोगे। हजरात मोहतरम, जब अबू शबाब ने कह दिया मैं आजाद नहीं करूंगा तेरे घर वालों को, तो उसने उठाई सीधा बंदूक और मारा ताड़ ताड़ और टैं। इसके बाद हड़कंप मच गया। इजराइल ने खुद मदद भेजी और अबू शबाब को इजराइल के सबसे अच्छे अस्पताल में एडमिट करवाया। इलाज शुरू हुआ, लेकिन जब तक वो अस्पताल में पहुंचा उसका जहन्नम का टिकट कंफर्म हो चुका था और जनाबे अबू शबाब अच्छी खासी जिंदगी गुजारते गुजारते अपने आखिरी पलों में शैतान के हाथ पर बैत होकर जहन्नम के लिए रवाना हो गए। अब इसमें कई तरह की थ्योरी है। एक रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है, जो कि अभी तक फेक साबित हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है 1% सच भी हो सकता है, कि भैया हमास के ग्रुप ने इसको निशाना बनाया हुआ था, जो कि बनाया हुआ था, और हमास के लड़ाकों ने येलो लाइन क्रॉस करके इजराइल के गज्जा वाले इलाके में उस तरह से गोली मारी है। अब ये वाली कहानी सच हो, ये वाली, लेकिन इन तमाम चीजों से ऊपर का सच ये है कि गद्दार ग्रुप का सबसे बड़ा लीडर अबू शबाब जहन्नम पहुंच गया है। आप सभी, यूरोप का सबसे बड़ा सिंगिंग शो होता है, उसे कहा जाता है यूरोविजन शो होता है, सालाना होता है, तो यूरोप का सबसे बड़ा होता है। मांग की जा रही थी कि यूरोविजन के अंदर इजराइल को मौका ना दिया जाए, इजराइल को हिस्सा लेने ना दिया जाए। यूरोविजन ने वोटिंग डलवाई और वोटिंग में ये पास कर दिया कि हम सिंगिंग इस शो में यूरोविजन से इजराइल को बैन नहीं करेंगे, ना आगे कभी करेंगे। पीछे से डंडा आया होगा इजराइल का, पैसे का, हथियारों का, कुछ भी। इसके बाद दोस्तों हिम्मत दिखाई चंद देशों ने। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है। हजरात, स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और नेदरलैंड, इन चारों देशों ने क्लियर कट मना कर दिया है, ठीक है, आप इजराइल को बैन नहीं कर रहे तो हम चारों देश यूरोविजन में शामिल नहीं होंगे। अभी तक जहां अरब देश अपने फिलिस्तीन को ही बेचने में व्यस्त हैं और अमेरिका से हथियार लेने में व्यस्त हैं, उधर चाइना, एक गैर मुस्लिम देश, ने कह दिया है कि गाजा को मदद देने के लिए और गाजा को बनाने के लिए दोबारा $100 मिलियन हम देने के लिए तैयार हैं। हजरात, इराक ने बड़ा कांड कर दिया है। इस रिपोर्ट को शेयर करना हर मुसलमान पर जरूरी है। कितना बड़ा कांड है सुनिए।
इराक की सरकार ने अचानक से हिजबुल्लाह और हुथीस को आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। हिजबुल्लाह और हुथीस को एक झटके में आतंकी लिस्ट में जैसे डाला और सिर्फ डालकर काम यहां खत्म नहीं किया। हिजबुल्लाह और हुथीस को जैसे ही टेरर लिस्ट में डाला, इराक की मिलिट्री ने इराक में मौजूद हिजबुल्लाह और हुथीस से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया, उनकी प्रॉपर्टीज को सील कर दिया। अब एकदम से इराक में हड़कंप मचा, और हड़कंप ऐसा मचा कि लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। इराक की सरकार पर प्रेशर बना, गालियां पड़ी, तो इराक ने सफाई दी कि नहीं, हमसे थोड़ी सी सिस्टम वाइज गलती हुई है, हमें अलकायदा और ISIS दाइश को बैन करना था, लेकिन इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से ये बैन हो गया है, हम अभी रिव्यू करेंगे। अब 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक इराक ने चालाकी देखिए, हुथीज और हिजबुल्लाह को अनबैन नहीं किया है, टेरर लिस्ट से बाहर नहीं निकाला है, न उनकी प्रॉपर्टीज को रिलीज किया है। खेल देखिए। उधर इजराइल ने, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, इजराइल ने गाजा और गाजा पट्टी पर दोबारा से हवाई बमबारी की है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और फिलिस्तीनी कई बुरी तरह से घायल हुए हैं। हमले का कुछ मंजर दिखाना जरूरी है। ممكن يضربوا كمان مرة. زناني قاعدة تشتغل في المستشفى. يما عارف بتطلع فيها أنا وهو نزل. وين رايحين يا ولد؟ طب ايش بتروحوا تسووا؟ مين هذول؟ بعرفش مين والله. وسام. हजरात, अब इसके बाद जब 5 फिलिस्तीनी लोग मारे गए तो ये रहा वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप से उधर पत्रकारों ने पूछ लिया ये कौन सा सीज फायर है, इजराइल ने बमबारी करके 5 फिलिस्तीनी को मार दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ बात पलट दी और कह दिया कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि वहां पर कोई बम था, वो फट गया है, जो कि काफी गलत हुआ है, दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी मिडिल ईस्ट में शांति है और हम आगे की तरफ सीज फायर फेज 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जेल के अंदर, इजराइल की जेल के अंदर 3 और फिलिस्तीनी टॉर्चर कर करके कत्ल कर दिए गए हैं। हजरात, उधर आखिरकार जो प्रॉब्लम हो रही थी नेतन्याहू को, यानी जो आर्मी चीफ इजराइल का है, वो नेतन्याहू के पसंद तो नेतन्याहू की थी, लेकिन अब वो भी नेतन्याहू के हिसाब से सारी बातें नहीं बोल रहा था। तो एक और इजराइल का टॉप कमांडर रिप्लेस कर दिया है उसने, नेतन्याहू ने। अगर डायरेक्ट उसको हटाएगा तो इजराइल में फिर से ड्रामा हो जाएगा कि देखो अपने पसंद का ही आदमी रख रहा है ये नेतन्याहू, इसलिए उसको न छेड़ करके उसी के लेवल के एक दूसरे कमांडर को बदल के अपना पसंद का, तस्वीर देखिए, अपनी पसंद का कमांडर तैनात यानी नियुक्त कर दिया है नेतन्याहू। गद्दारों का समय है और मुसलमान गद्दारी करने में आज PhD कर रहा है, लेकिन हाल उनका बुरा हो रहा है। आज उन गद्दार मुस्लिम देशों का और मुसलमानों का हाल देखो, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है, हालात बुरे हैं। बाकी अब नेतन्याहू ने अपने मुंह से कंफर्म किया है कि इलाके से कुछ बाहर के मुस्लिम देश हैं जिनके साथ हम नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। तो मिडिल ईस्ट से बाहर के ऐसे कौन से, इंडोनेशिया होगा, पाकिस्तान भी हो सकता है। मुझे तो इस पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आवाम की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान की सरकार की बात कर रहा हूं। अगर मैं पेशाब भी कर दूं तो पाकिस्तान की सरकार के आगे मेरा मुंह साफ निकलेगा। पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम को भी धोखा देती है, दीन को तो देती ही है। नाम के अल्लाह वाले हैं, वरना काम सारे गलत हैं। अपने हालिया दिए गए बयान में नेतन्याहू काफी परेशान नजर आए, चिंताजनक नजर आए। उन्होंने कहा कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि हमारी फौज ने वॉर क्राइम किया है, लेकिन ये हमें मालूम है कि हमारी फौज ने आम जनता को बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो जरूरी है। दोस्तों, आपको पता है क्या ही उसने किया है? 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी मार दिए और हराम का पिल्ला ज्ञान पेल रहा है।
कि भैया हमने तो बहुत कोशिश की, आम लोग ना मरे। हजरात आगे के बयान में उसने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में हमें बोट्स के जरिए, जी हाँ, यानी रोबोटिक्स के जरिए, यानी एक आदमी 20-20 आईडी चलाकर फेक न्यूज़ फैला रहा है, जबकि ये बात क्लियर है कि पूरे इंटरनेट पर इजराइल का ही राज है। लेकिन आप तब क्या करोगे जब आपका जुल्म देखकर आपके समर्थक ही बोल दें कि तुम गलत हो। परेशान आदमी ने जो बौखलाहट में बयान दिया है उसका चंद सेकंड का वीडियो दिखाना जरूरी है ताकि किसी गणचट्टे को यह न लगे कि मैं अपने मन से कह रहा हूं। The second thing is that you say we committed war crimes, I committed war crimes, whatever. I guess if look, I would say that no army has done what Israel has done to try to get civilians out of harm's way, and Hamas has done everything in its power to keep civilians in harm's way. We tell them, please get out of a combat zone, and they shoot. Hamas shoots civilians who try to leave in order to get casualties, in order to get the propaganda effect that you're talking about, which is... हजरात आगे के बयानात में वो और खतरनाक बातें करता हुआ नजर आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान अमेरिका तक की मार करने वाली मिसाइल की ताकत चाहता है। वही वाला एजेंडा ईरान की तरफ से दुनिया को डराना, खासकर अमेरिकियों को। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान चाहता है कि उसके निशाने पर, मिसाइल के निशाने पर अमेरिका रहे, और अगर हम ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक को मार दें तो उसके परमाणु से भी हमें खतरा नहीं है। यानी एक तरह से उसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को कत्ल करने का ऐलान कर दिया है। आप सोचिए कि जितनी भारत के मुसलमानों से, खास समुदाय के लोगों को नफरत है, वैसी ही नफरत इजराइलियों को फिलिस्तीन से है। ये इजराइल का नेता है, इसने स्टेटमेंट ये दिया कि अगर कोई फिलिस्तीनी कूड़े में भी आग लगाए तो उसे गोली मार। जेरूशलम और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के इलाकों में इजराइल का कब्जा जारी है। जरा ये देखिए, जेरूशलम में फिलिस्तीन दहाड़े इल्लीगल तरीके से फिलिस्तीनी मकानों को इजराइल का बिल्डोजर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अरे मरने के बाद तो शांति से रहने दो। नहीं, इजरायली फौजी को देखिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी कोई शख्स मारा गया था, उसकी कब्र भी खोद रहा है। यह है इजराइल। और ये सिर्फ इजराइल नहीं करता है, आपके आसपास भी ऐसे खास समुदाय के लोग हैं जो आपसे इतनी नफरत करते हैं आज भारत में कि आप अगर मर भी जाएंगे तो आपको एक कब्र में छोड़ना नहीं चाहते। ताज़ा तरीन रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नेतन्याहू सपोर्ट करता है वेस्ट बैंक पर कब्जा करना और आउटपोस्ट बनाना। जाहिर सी बात है, नेतन्याहू चाहता है तभी तो ये हो रहा है। अगर नेतन्याहू ना चाहे तो वेस्ट बैंक पर कैसे इजराइल की सेना घुस जाए भाई। पूरी तरह से गाजा छोड़ दीजिए आप, गाजा तो बर्बाद हो गया, लेकिन वेस्ट बैंक और जेरूशलम पर भी इजराइल के सैनिकों का और इजरायली लोगों का कब्जा जारी है। वहीं वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूं ना, तो ये देखिए, इजराइल की भीड़ ने, जैसे आपके यहाँ भीड़ है खास, ऐसी ही इजराइल की एक भीड़ ने, जो नेतन्याहू की समर्थक है, उसने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगा दी है। अगले मंजर देखिए, ये गाजा के ऊपर इजराइल के फाइटर जेट लगातार उड़ रहे हैं। हालात इजराइल ऐसा बना रहा है कि दोबारा से गाजा पर वो बमबारी और नरसंहार वाली घटनाएं शुरू करेगा। आपको पता है CNN के बारे में, CNN ने इस पूरे नरसंहार में इजराइल का सपोर्ट किया है, लेकिन न जाने क्या हुआ, CNN ने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन की। ये इन्वेस्टिगेशन उन गाजा के लोगों पर थी जो गाजा के लोग अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो गाजा में मदद बांटी जा रही थी वहां मदद लेने गए थे और मारे गए। वो जो लोग मारे गए उन पर जब CNN ने रिपोर्ट बनाई तो उसके अंदर बताया CNN ने कि इजराइल ने मदद लेने वाले बेगुनाहों को गोली मारकर कत्ल कर दिया और उनको ऐसी जगह दफना दिया जहां उनकी कब्रों के निशान नहीं है। एक साथ कईयों को एक साथ ही एक ही गड्ढे में दफना कर ऊपर से मिट्टी डाल दी और उनकी कब्र के निशान नहीं छोड़े। ये CNN ने कहा है। हजरात, गाजा के अंदर येलो लाइन बनाई है इजराइल ने। येलो लाइन के अंदर छोटा गाजा है जहां पर हमास रूल कर रहा है, और येलो लाइन के बाहर ज्यादातर 70% इलाके में गाजा में इजराइल का कब्जा है।
अब इजराइल ने वो येलो लाइन आगे बढ़ा दी है, यानी फिलिस्तीनियों के इलाके में और आगे बढ़ के अंदर घुस गया है। एक बार फिर से गाजा के अंदर इजराइल घुस रहा है। हजरात, उधर इजराइल के हरामीपने से इजिप्ट भड़क गया है। इजराइल ने ऐलान किया कि हम रफा क्रॉसिंग बॉर्डर खोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ निकलने के लिए, वापस कोई नहीं आ सकता। जिसे गाजा से जाना है वो जा सकता है। इस पर इजिप्ट भड़क गया कि ऐसे कैसे। बात तो ये हुई थी कि आने और जाने वालों के लिए अगर कोई जा रहा है, जाकर वापस आ रहा है तो वापस आ सकता है, या अगर कोई बाहर फंस गया है गाजा के और वो अपने गाजा में परिवार वालों के पास जाना चाहता है तो राफा से गाजा में जा सकता है। ऐसा कैसे कि सिर्फ आप एग्जिट करोगे और वापस नहीं आने दोगे? हम इसमें आपका सहयोग नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों, हमास ने एक और इजरायली व्यक्ति की लाश को ढूंढकर इजराइल को सौंपा है। गाजा के हालात कितने बुरे हैं आपसे ज़्यादा मुझे पता है, लेकिन अफसोस ये हो रहा है ये देख के कि अब दूसरे यूट्यूबर, कुछ यूट्यूबर जो फिलिस्तीन पर बोलते थे, अब वो फिलिस्तीन पर नहीं बोल रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आप देख नहीं रहे। जब आप देख नहीं रहे तो उनकी ऐड नहीं चल रही है, वीडियो पर ऐड नहीं चल रही है तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो क्यों बोलेंगे? लेकिन आपका भाई यहाँ टिका है। बहुत आए बहुत गए, मुझे देखकर लोगों ने फिलिस्तीन के बारे में बोलना शुरू किया, और जब पैसा ख़त्म हुआ, पैसा आना बंद हुआ, ऐड ब्लॉक होना शुरू हुई, चैनल डिलीट होना शुरू हुआ, वो पीछे हट गए। लेकिन मैं आपके लिए अल्लाह के नाम पर आपके साथ खड़ा हूँ। फिलिस्तीन की खबरें दिखा रहा हूँ, दिखाता रहूँगा। इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से आपको मायूस नहीं करूँगा। हजरात, इस बारकोड का इस्तेमाल इसलिए कीजिए क्योंकि मैंने परसों मदद रात को भेज दी है वहाँ गाजा में। हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 3:30 बजे रात को मैंने मदद पहुंचा दी है। अब मेरी कोशिश है कि अगली खेप में जल्द से जल्द भेजूं, और जिसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। दिल मेरा तब दुखा जब मैंने आगे बहन से कहा कि हमारे लोग जो हैं थोड़े उल्टे दिमाग के हैं हिंदुस्तान में, किसी 4 की वजह से, उनकी गलती की वजह से हम पर कुछ भी कहा जा सकता है। तो अगली बहन ने कहा कि यहाँ लाइट नहीं है। भाई, मेरा फ़ोन भी कभी भी डेड हो जाता है। बहुत मुश्किल से हम फ़ोन चार्ज कर रहे हैं। किसी चीज़ को प्रिंट करवाना, फिर पैकेट बनाकर पिन्नी इकट्ठा करना, टेंट हमारे गीले हैं, ये सब चीज़ें मुश्किल हैं। मैंने वहीं पर हाथ जोड़ दिए थे, बहन ठीक है, जिसका ईमान पक्का होगा मदद भेजेगा, अल्लाह के हवाले करेगा इस मदद को। बाकी मेरे ईमान के ऊपर है और आपके ईमान के ऊपर है। लिहाजा क्लियर बात यह है, जिसको मदद देनी है भाई वो दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आपको मदद देनी ही पड़ेगी। आप आस पड़ोस में देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ गाजा से बुरा हाल हमारे इस पड़ोसी का है, आप वहाँ मदद दो। और आपको लगता है कि गाजा वाले ज़्यादा मुस्तहक हैं, और भाई गज्जा वालों के पास तो एक टाइम का खाना नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई हमने तो अभी, अल्लाह सलामत रखे सलमान भाई को, उन्होंने कहा, मेरे करीबी हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने बोला रज़ा भाई मैं ये छोटी सी 4-5 लोगों के साथ मिलकर मदद आपको देना चाहता हूँ। मैंने उन सलमान भाई से कहा, सलमान भाई एक काम करो, आप अपने आसपास के इलाके में मदरसे में उधर मदद ये दो। पहले वो बोलते हैं भाई हमने यहाँ सबको मदद दे दी है, जहाँ तक हमारे हाथ हैं हमने वहाँ तक मदद पहुँचाई है। ये तो हमारी नीयत थी, आपकी तस्वीरें देख देख के, वीडियोस देख देख के फिलिस्तीन की, कि हम आपके ज़रिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वहाँ गाज़ा के अंदर तक की मदद पहुँचा दें, तसल्ली होगी हमें। हम जहाँ तक मदद कर सकते हैं हमने करी है, लेकिन ये तो नीयत गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए है, ये जो नीयत की है। तो उन भाई ने जो मदद हमें दी वो हमने गाज़ा तक पहुँचा दी। सलमान भाई, आपकी मदद जो आपने दी थी पहुँचा दी गई है। आगे और भी मेरी कोशिश है, आप लोग नहीं भी आगे आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने YouTube से जो कुछ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके वहाँ, क्योंकि मुझे अच्छी नींद आती है रात को, जब बिस्तर पे सोता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ चलो ये इस काबिल तो हूँ कि 5 लोगों का पेट भर रहा है, वहाँ तक हम मदद पहुँचा रहे हैं। वहाँ ज़रिया डायरेक्ट हमारा करीबी मौजूद है, हमारी बहन वहाँ मौजूद है जो ग्राउंड पर काम कर रही है। लिहाजा हालात बुरे हैं, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।